Boys and girls, welcome back to Humanities with me. Hope so you all are doing great. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर लॉजिक एंड फिलोसफी का यूनिट 2 से पहला चैप्टर जो है टर्म्स. सो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी. साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और लॉजिक एंड फिलोसफी का नोट्स चाहिए तो आप मुझे जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम. और हाँ जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड में साउंड आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है. विदाउट फ़ैन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी और थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे ये रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मुझे फ़ैन चाहिए. इसलिए अगर आ रहा होगा साउंड तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. रीजनिंग इज़ द मेन सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ लॉजिक. तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ लॉजिक. उधर आप लिख देना रीजनिंग. ए रीजनिंग व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट. तो जब हम रीजनिंग को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. एन आर्ग्यूमेंट व्हेन एनालाइज्ड कंसिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस. तो जब हम आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशन. ए प्रपोजिशन व्हेन इट इज़ फर्दर एनालाइज्ड कंसिस्ट ऑफ टर्म. और जब हम प्रपोजिशन को आगे जाके एनालाइज करते हैं वो हो जाता है टर्म. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट फुल्ली वी मस्ट फर्स्ट नो द नेचर ऑफ टर्म एंड इट्स इम्पॉर्टेंट काइंड्स. यानी कि अगर हमको रीजनिंग के बारे में और आर्ग्यूमेंट के बारे में फुल्ली जानना है उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टर्म क्या होता है, टर्म का नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो हम जल्दी से आगे देखते हैं. ए प्रपोजिशन इन लॉजिक रफली कॉरस्पॉन्ड टू ए सेंटेंस इन ग्रामर. यानी कि जो अभी हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे वो प्रपोजिशन और ग्रामर वाला प्रपोजिशन सिमिलर है. हाउएवर इट इज़ नॉट आइडेंटिकल विथ ए ग्रामेटिक सेंटेंस. ए प्रपोजिशन हैड 3 पार्ट्स. यानी कि प्रपोजिशन के 3 पार्ट्स हैं. क्या क्या? द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट एंड द कॉप्यूला. 3 पार्ट से याद रखना प्रपोजिशन के, द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट एंड द कॉप्यूला. सो अभी देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से हम. द सब्जेक्ट इज़ दैट अबाउट व्हिच समथिंग इज स्टेटेड. सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. द प्रेडिकेट इज़ दैट व्हिच इज स्टेटेड. सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि किसी इंसान या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और प्रेडिकेट होगा कि उस इंसान या फिर उस चीज़ के बारे में क्या बात कर रहे हो. ठीक है, और कॉप्यूला क्या है? इज़ द साइन ऑफ रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा उसके मिडिल में जो रिलेशन क्रिएट कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे कॉप्यूला. तो एग्जाम्पल देखते हैं. राम इज़ ऑनेस्ट. तो राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में. ऑनेस्ट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट. क्या बोल रहे हैं कि राम ऑनेस्ट है. और इज़ है आपका कॉप्यूला, क्योंकि इज़ के हेल्प से राम और ऑनेस्टी का जो मील है वो किया जा रहा है. ठीक है, तो अब आगे देखो. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ ए प्रपोजिशन आर टर्म्स. यानी कि जो प्रपोजिशन है उसमें जो सब्जेक्ट है और उसमें जो प्रपोजिशन है वो टर्म ही है, उसे हम टर्म बोलेंगे इन लॉजिक के भाषा में. ठीक है, एवरी प्रपोजिशन हैज़ 2 टर्म्स. सिंस ए प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टर्म्स इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट इज़ ए टर्म. सो अभी प्रपोजिशन में जैसे कि मैंने बोला कि प्रपोजिशन जो है वो टर्म ही है, तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि टर्म होता क्या है बेसिकली. ठीक है, सो अभी देखो. A term is a word or a group of words which is used as the subject or the predicate of a logical proposition. यानी कि जो टर्म है वो एक वर्ड है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसे हम एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए प्रेडिकेट यूज़ करते हैं लॉजिक में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द प्रपोजिशन मैन इज़ मॉर्टल. जो मैन है वो क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है और उसे ही हम टर्म बोलेंगे. Whereas the mortal is
प्रीडिकेट, तो वो भी और एक टर्म है, ठीक है। सब आगे देखो, ए टर्म में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और इट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी कि टर्म का एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रपोजिशन एरिस्टोटल इज़ ए ग्रेट लॉजिशियन, द टर्म एरिस्टोटल कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। तो अभी देखो, एरिस्टोटल इज़ ए ग्रेट लॉजिशियन, तो एरिस्टोटल क्या है, सब्जेक्ट है और इसमें एक ही वर्ड है। इज़ आपका कॉप्यूला होगा बट टर्म में कॉप्यूला नहीं है। तो अभी देखो, ए ग्रेट लॉजिशियन, ये क्या है, ये आपका प्रीडिकेट है बट इसमें कितने वर्ड्स है, इसमें 3 वर्ड्स है। तो वही बोला जा रहा है कि टर्म में एक वर्ड का भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स का, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया ना। तो अभी देखो, द वर्ड टर्म इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टर्मिनस विच मीन्स बाउंड्री। तो अभी देखो, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ड टर्म है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जो है टर्मिनस, और टर्मिनस का मतलब क्या है, बाउंड्री। देयरफॉर एथिमोलॉजिकली टर्म्स आर दोज वर्ड्स दैट ऑकर्स एट द बाउंड्रीज ऑफ ए प्रपोजिशन। सो अभी हम पढ़ेंगे कि वर्ड क्या होता है और टर्म क्या होता है। क्या वर्ड और टर्म दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है? अगर ये सोच रहे हो कि वर्ड और टर्म सेम है, एक ही है, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि वर्ड और टर्म सेम नहीं है। ए वर्ड इज़ ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर कन्वेइंग सम मीनिंग। वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड एक लेटर है या फिर एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसके द्वारा कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इट में कंसिस्ट ऑफ वन लेटर, फॉर एग्जाम्पल A, I, और it may consist of more than one letter, for example book, table, horse, man, etc. कोई भी ऐसा वर्ड हो, चाहे एक वर्ड हो या फिर एक से अनेक, जिससे कोई भी मैसेज हो रहा है, मतलब कि मैसेज जा रहा है या फिर मीनिंगफुल हो, उसे हम बोलेंगे वर्ड। हायर एस टर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ए टर्म ऑन द अदर हैंड इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द प्रीडिकेट ऑफ ए लॉजिकल प्रपोजिशन। जो हमने समझा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड कोई भी लेटर हो सकता है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है जिससे कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है। बट जो टर्म है वो क्या है, वो एक वर्ड है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एज सब्जेक्ट या फिर एज प्रीडिकेट यूज़ हो रहा है हमारे लॉजिक में। इफ़ वी एनालाइज दिस डेफिनेशन वी नोटिस दैट फर्स्टली ए टर्म इज़ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सेकेंडली द वर्ड or the group of word is used as the subject or the predicate of a proposition। तो अभी आगे देखो, सो अभी देखो, all words are not terms because all words cannot be used as the subject or the predicate of a proposition, for example of, on, and, or, the, etc। तो इधर बोला है कि सभी वर्ड्स को हम टर्म्स नहीं मान सकते क्योंकि सभी वर्ड्स को हम एज प्रीडिकेट एंड सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पहले ही, तो अभी बता दो जल्दी से कमेंट में कि क्यों ऐसा है। कारण ये है कि वर्ड्स लाइक ऑफ, ऑन, एंड और द, जिससे रिश्ते बन रहे हैं, दो वर्ड्स के बीच में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन बन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कप्यूला। तो उसे हम एज टर्म नहीं मानते, टर्म में कप्यूला नहीं होता। Okay, thus all words are not terms. We can bring out the difference between a term and a word in the following ways. So पहला क्या बोला है, every term is a word or a group of words, but every word is not a term। यानी कि सभी टर्म क्या है, एक वर्ड है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट सभी वर्ड एक टर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्नो इज़ वाइट, इधर क्या है, ये टर्म है, स्नो है आपका सब्जेक्ट और वाइट है आपका प्रेडिकेट, बट इधर वर्ड क्या है आपका, एवरी वाइट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट स्नो, सभी वाइट ऑब्जेक्ट आपका स्नो नहीं हो सकता। तो अभी हम आगे देखते हैं। सिमिलरली एवरी टर्म इज़ ए वर्ड
but every word is not a term. In other words, words are wider than terms. So अभी सेकंड वाला देखते हैं. Words are elements of any types of sentences, declarative, interrogative, optative, exclamatory, etc. But terms are elements of declarative sentence only. यानी कि words में कई सारे sentences आ सकते हैं जैसे कि declarative, interrogative, exclamatory, but जो टर्म होता है उसमें सिर्फ डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस ही आते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें फैक्ट्स की बात हो रहा है, जिसमें कुछ मीनिंगफुल हो. ठीक है. सो अभी थर्ड नंबर भी देखते हैं. ए वर्ड कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, विशेस, रिक्वेस्ट, कमांड्स एक्सेट्रा, बट ए टर्म कैन ओनली एक्सप्रेस thoughts. It cannot express feelings, wishes, commands, etc. यानी कि जो वर्ड है उसमें हमारे थॉट्स भी एक्सप्रेस होते हैं, फीलिंग्स भी होते हैं, विशेस होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, कमांड्स भी होते हैं. बट जो टर्म होते हैं उसमें सिर्फ थॉट्स ही एक्सप्रेस हो पाते हैं. उसमें हमारे फीलिंग्स, रिक्वेस्ट, विश, कमांड कुछ नहीं हो सकता है एक्सप्रेस. ठीक है. सो अभी देख लेते हैं कि डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन ऑफ ए टर्म होता क्या है. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिनोटेशन और कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिनोटेशन का मतलब होता है कि डिनोट करना और कॉनोटेशन का मतलब होता है कि क्वालिटी बताना. अगर हम सिंपल इंग्लिश की बात करें तो डिनोटेशन का डेफिनेशन होगा, ए डिनोटेशन इज़ व्हाट द वर्ड लिटरली सेज. यानी कि एक वर्ड जो लिटरली मीन करना चाहता हो, लिटरली डिनोट करना चाहता हो. और कॉनोटेशन का मतलब होता है, ए कॉनोटेशन इज़ द फीलिंग ऑफ वर्ड इन्वोक्स. यानी कि एक वर्ड का जो फीलिंग बताना चाहता है, एक वर्ड से फीलिंग जो बताना चाहता है, एक वर्ड से जो क्वालिटीज़ वो बताना चाहता हो, वो हो जाएगा आपका कॉनोटेशन. मोस्ट टर्म्स हैव टू मीनिंग्स. ज़्यादातर टर्म्स में दो मीनिंग होते हैं, क्वांटिटेटिव मीनिंग एंड क्वालिटेटिव मीनिंग. क्वांटिटेटिव मीनिंग में क्या होता है? क्वांटिटी की बात हो रहा होता है. और क्वालिटेटिव मीनिंग में क्या होता है? क्वालिटी की बात होता है. ठीक है. डिनोटेशन इज द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ ए टर्म एंड कॉनोटेशन इज द क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म. यानी कि डिनोटेशन में क्या हो रहा है? डिनोट करना हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी से हो रहा है ना बात. और कॉनोटेशन में क्या हो रहा है? कॉनोटेशन में आप क्वालिटी बताओगे, इसलिए क्वांटिटेटिव में हो रहा है. ठीक है. इतना तक समझ आ गया. सो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं. The denotation of a term consists of the thing or things to which the term applies. यानी कि अच्छा टर्म क्या है पहले ये बताओ. टर्म यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. डिनोटेशन का मतलब यही है कि ऐसे चीज़ें जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में अप्लाई होंगे. ठीक है. In other words, by denotation we mean all the things to which term is applicable. यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें टर्म एप्लीकेबल हो उसे हम बोलेंगे डिनोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, द डिनोटेशन ऑफ द टर्म मैन इज़ ऑल मैन. मैन का डिनोटेशन क्या होगा? ऑल मैन, क्योंकि द टर्म मैन इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मैन. यानी कि जो टर्म मैन है ये सारे एक से लेकर दूसरे तक सारे मर्द में एप्लीकेबल है. ठीक है. सिमिलरली द डिनोटेशन ऑफ द टर्म ट्रायंगल इज़ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि सारे ट्रायंगल में जो टर्म है ट्रायंगल वो एप्लीकेबल होगा. ठीक है. सो अभी हम कॉनोटेशन भी देख लेते हैं. द कॉनोटेशन ऑफ ए टर्म कंसिस्ट ऑफ क्वालिटी और क्वालिटीज़ विच द टर्म इम्प्लाइज. तो कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी. हाउएवर बाय कॉनोटेशन वी डू नॉट मीन एनी एंड एवरी क्वालिटी. सो अभी देखो, ए इंसान है और बी इंसान है, तो ए और बी में दोनों का क्या क्वालिटी सेम हो सकता है? नहीं ना. तो हम क्या लेंगे? कॉमन जो क्वालिटी होगा हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे. सो कॉमन क्वालिटी क्या हो सकता है वो हम आगे जाके देखेंगे. ठीक है. तो अभी देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉनोटेशन ऑफ द टर्म मैन इज़ एनिमलिटी एंड रैशनलिटी. तो सभी जो आदमी होंगे उनमें एनिमलिटी रहेगा, रैशनलिटी रहेगा. तो ये क्या है? ये होगा आपका कॉमन क्वालिटी, इसलिए हम इसे ले सकते हैं. दिस टू क्वालिटीज़ आर द कॉमन एंड एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ऑल द मैन. सिमिलरली द कॉनोटेशन ऑफ the term triangle is the quality of being bounded by the three straight lines. This
क्वालिटी इज़ द कॉमन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसका क्वालिटी क्या होगा, 3 स्ट्रेट लाइंस होगा, क्योंकि सभी ट्रायंगल जो होंगे उसमें ये जो क्वालिटी है वो कॉमन होगा, ठीक है ना। तो कॉमन क्वालिटी ही हमको लेना है। अभी देखो, देयर इज़ ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द डिनोटेशन एंड द कॉनोटेशन ऑफ ए टर्म, यानी कि डिनोटेशन और कॉनोटेशन का दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। द रिलेशन इज सच दैट द डिनोटेशन एंड द कॉनोटेशन ऑफ ए टर्म वेरी इनवर्सली, यानी कि दोनों का जो रिलेशन है वो वेरी करता रहता है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा घटेगा, वैसे ही अगर एक घटेगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। दिस रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 पॉसिबल वेज एज फॉलोज, यानी कि इनका जो रिलेशन है डिनोटेशन और कॉनोटेशन का 4 पॉसिबल वेज में हम बांट सकते हैं। तो क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है, इफ़ डिनोटेशन इंक्रीजेस कॉनोटेशन डिक्रीजेस। दूसरा है, इफ़ डिनोटेशन डिक्रीजेस कॉनोटेशन इंक्रीजेस। थर्ड इज़, इफ़ कॉनोटेशन इंक्रीजेस डिनोटेशन डिक्रीजेस। फोर्थ इज़, इफ़ कॉनोटेशन डिक्रीजेस denotation increases. The above relation can be explained with the help of एग्ज़ाम्पल्स। तो ये 4 है, इन 4 का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। तो अभी हम जल्दी से देखते हैं। जो पहला है वो क्या है, इफ़ डिनोटेशन इंक्रीजेस कॉनोटेशन डिक्रीजेस, यानी कि अगर डी इंक्रीज़ होगा तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका डिक्रीज़। द डिनोटेशन ऑफ द टर्म मैन इज़ ऑल मैन। डिनोटेशन क्या है, सभी मैन, ऑल मैन। एंड द कॉनोटेशन इज़ एनिमलिटी रैशनलिटी। अगर डिनोटेशन है आपका ऑल मैन तो कॉनोटेशन क्या होगा, कॉनोटेशन होगा एनिमलिटी और रैशनलिटी, क्योंकि ये आपका कॉमन क्वालिटी है। नाउ इफ़ वी इंक्रीज द डिनोटेशन ऑफ द टर्म मैन by adding it all other animal like cat, dog, horse, etc., then its denotation will consist of all animal. In the other hand, the connotation will be decreased and will consist of animality only, because is the only common quality between man and other एनिमल्स। सो अभी देखो, इधर मैं अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ। टर्म क्या है आपका, टर्म है आपका मैन। डिनोटेशन क्या है मैन के साथ, आपका डिनोटेशन मैन के साथ होगा ऑल मैन, और इसका कॉनोटेशन क्या हो जाएगा, कॉमन क्वालिटी क्या हो जाएगा, एनिमलिटी और रैशनलिटी। यानी कि मैन का क्या हो सकता है, मैन का सभी मैन हो सकता है, साथ ही साथ उनका एनिमलिटी और रैशनलिटी भी आ सकता है। बट अगर हम अभी एनिमल ले आए तो एनिमल का क्या ऑल मैन आ पाएगा, या फिर क्या एनिमल का रैशनलिटी आ पाएगा, नहीं। एनिमल का क्या होगा, ऑल एनिमल्स होगा, और क्या होगा, और मतलब कि एनिमलिटी होगा, रैशनलिटी क्रॉस मैन क्रॉस, है ना। तो अभी देखो, दस एन इंक्रीज इन डिनोटेशन लीड्स टू ए डिक्रीज इन कॉनोटेशन, यानी कि अगर डिनोटेशन आपका इंक्रीज़ हुआ तो कॉनोटेशन क्या हो जाएगा, कॉनोटेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। इधर देखो, आपका जो डिनोटेशन में इधर एनिमल को लाया गया तो कॉनोटेशन में क्या होगा, कॉनोटेशन में आपका रैशनलिटी घट गया ना, तो यही बता रखा है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है वो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं बिना पैराग्राफ पढ़े इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से सभी में है, मैं वही समझा दूँगी, वही काफ़ी होगा आप सभी के लिए। ओके, तो अभी दूसरा वाला देखो, दूसरा में क्या बोल रखा है, इफ़ डिनोटेशन डिक्रीजेस कॉनोटेशन इंक्रीजेस। तो डी क्या हो रहा है, अभी डी हो रहा है डिक्रीज, यानी कि डिनोट करना एनिमल मैन क्या है वो हो जाएगा कम, और कॉनोटेशन यानी कि क्वालिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं टर्म आपका क्या है। आई गेस साउंड क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैं माइक बार बार हिला रही हूँ। सो टर्म क्या होगा, सॉरी, हाँ, सो टर्म क्या हो रखा, टर्म है आपका मैन। मैन के साथ आपका डिनोटेशन क्या है, ऑल मैन, सभी मैन, और कॉनोटेशन क्या आ जाएगा आपका, एनिमलिटी और रैशनलिटी। अभी देखो, टर्म क्या है आपका, ऑनेस्ट मैन, तो ऑल ऑनेस्ट मैन आ जाएगा आपका डिनोटेशन। सो कॉनोटेशन में क्वालिटी में क्या आ जाएगा, एनिमलिटी, रैशनलिटी और ऑनेस्टी।
ये क्या मतलब बता रहा है आपको? मतलब कि ऑल मैन के साथ ऑनेस्टी क्यों नहीं है? क्योंकि क्या सभी मैन ऑनेस्ट होते हैं? नहीं होते ना सभी मैन ऑनेस्ट। इसलिए जब आपका डिनोटेशन डिक्रीज होगा तब आपका जो कॉनोटेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। आई गेस कि मैं आपको समझा पा रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये समझना, बट आई नो कि शायद मैं आपको समझा पा रही होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक छोटा सा पोर्शन भी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर एक का भी कमेंट आया आई विल डेफिनेटली वो वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर दिया, बट कोई बात नहीं। 3 नंबर वाला देखते हैं। इफ़ कॉनोटेशन इंक्रीज डिनोटेशन डिक्रीजेस, यानी कि जो सी वाला है, यानी कि आपका सी वाला कौन सा है, क्वालिटी जो है, अगर वो इंक्रीज होगा तो डिनोटेशन यानी कि आपका डिनोट करना वो घट जाएगा। देखते हैं जल्दी जल्दी। तो टर्म देखो, टर्म क्या है, मैन। मैन तो कॉनोटेशन को बढ़ना है, क्वालिटी को बढ़ना है। एनिमलिटी, रैशनलिटी, ठीक है। तो एनिमलिटी और रैशनलिटी, और डिनोटेशन क्या है, ऑल मैन। तो अभी देखो वाइज मैन, कॉनोटेशन क्या है, एनिमलिटी, रैशनलिटी और विजडम, और इसमें क्या है डिनोटेशन, ऑल वाइज मैन। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉनोटेशन बढ़ रहा है ना, और डिनोटेशन क्या हो रहा है, डिनोटेशन तो आपका घट रहा है। तो इसलिए जब आपका कॉनोटेशन बढ़ रहा होगा तब आपका जो डिनोटेशन होगा वो घट रहा होगा। 4th नंबर देखो, इफ़ कॉनोटेशन डिक्रीजेस तो डिनोटेशन क्या होगा, डिनोटेशन होगा आपका इंक्रीज। जैसे कि टर्म देखो, टर्म आपका मैन है, कॉनोटेशन क्या है, एनिमलिटी और रैशनलिटी, तो आपका डिनोटेशन क्या होगा, ऑल मैन। साथ ही साथ एनिमल दे रखा है, एनिमल में आपका कॉनोटेशन क्या है, कॉनोटेशन सिर्फ एनिमलिटी है, और डिनोटेशन क्या है आपका, ऑल एनिमल्स। सो इसमें आपका कॉनोटेशन क्या हो रहा है, कॉनोटेशन आपका घट रहा है, क्योंकि आपका एनिमल जो है उसमें रैशनलिटी नहीं हो सकता। इसलिए दस इफ़ कॉनोटेशन डिक्रीजेस तो डिनोटेशन क्या हो रहा है, डिनोटेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तभी देखते हैं हम, the relation of inverse variation can be explained by taking a related series of terms, animal, man, honest man। तो अभी हम आगे देख लेते हैं जल्दी से। Here the denotation of the first term is greater than the denotation of the second term, and the denotation of the second term is greater than the denotation of the third term. Again, the connotation of the third term is greater than the connotation of the second term, and the connotation of the second term is greater than the connotation of the first term. Now we proceed from the first term to the third term. We find that the denotation gradually decreases but the connotation gradually increases. Again, if we proceed from the third term to the first term, we find that the connotation gradually decreases but the denotation gradually increases. Thus we find that the denotation and connotation vary inversely, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिनोटेशन और कॉनोटेशन का वेरी होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, however the rule of inverse variation has certain limitation, यानी कि इनमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट क्या है, the rule of inverse variation holds good only when a increase or decrease in the denotation or the connotation of a term leads to the formation of a new term। यानी कि इस रूल में क्या होता है, अगर when an इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ डिनोटेशन, जब आपका डिनोटेशन या फिर कॉनोटेशन में डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ आता है तब एक नए टर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है, the relation between the denotation and the connotation of a term does not depend upon an individual's knowledge, यानी कि denotation और connotation of the term इसमें एक इंडिविजुअल का नॉलेज पर डिपेंड नहीं होता है। a man's knowledge about the denotation or the connotation of a term may increase or decrease, but that does not in any way affect the denotation or connotation of a term। यानी कि
सभी मैन का जो सभी इंडिविजुअल का जो नॉलेज है वो सेम नहीं होता है। उसी तरह से एक इंसान का नॉलेज बढ़ रहा होगा तो दूसरे इंसान का नॉलेज घट रहा होगा, बट इस चीज़ से डिनोटेशन या फिर कॉनोटेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी थर्ड नंबर वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। सो थर्ड नंबर क्या है? The rule must not be interpreted in the mathematical sense of numerical variation. There is no exact ratio by which we can measure the increase or decrease of the denotation or the connotation of a term. यानी कि डिनोटेशन और कॉनोटेशन में मैथमेटिक नहीं आ सकता, मैथ नहीं आ सकता, कोई भी नंबरिक वेरिएशन हम बता नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट रेशियो देना इज़ नॉट अलाउड। सो फोर्थ नंबर भी देखते हैं। The rule of inverse variation is not applicable to a single term. It is applicable to a related series of terms. यानी कि जो inverse variation है इसमें सिर्फ एक टर्म नहीं हो सकता, इसमें कुछ related series होंगे terms के, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं classification of terms. Terms have been classified into different kinds according to different principles. Here we shall कंसिडर ओनली 3 इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। तो 3 हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है टर्म का। फर्स्ट क्या है? सिंगुलर एंड जनरल टर्म। सेकंड है हमारा कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म। और थर्ड यानी कि लास्ट है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंगुलर एंड जनरल टर्म्स के साथ। सो अभी देखो, A term which denotes a single object is called a singular term. सिंगुलर और प्लूरल तो पढ़ा होगा। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि एक को डिनोट करना। द ऑब्जेक्ट मे बी ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग और एन इवेंट। यानी कि कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक इंसान भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है, कुछ एक चीज़ हो सकता है या फिर कोई भी एक इवेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुवाहाटी, द ब्रह्मपुत्र, जॉन, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दिस बुक, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एसेट्रा। कोई भी अगर एक इंडिविजुअल चीज़ हुआ, एक सिंगुलर चीज़ हुआ तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर टर्म। सिंगुलर टर्म आर ऑफ 2 काइंड्स। अभी सिंगुलर टर्म में भी 2 काइंड है। क्या क्या? ए है आपका सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म और बी है आपका नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म। तो सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म क्या होता है? ए सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म इज़ वन विच रेफर्स टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट बाय इंडिकेटिंग सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट पिक्यूलियर टू इट। यानी कि सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म क्या होता है? यानी कि ऐसा सिंगुलर ऑब्जेक्ट जिसे इंडिकेट कर कर कुछ क्वालिटी, कुछ एट्रीब्यूट्स निकल रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसमें क्वालिटी क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म बिकॉज इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर माउंटेन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स possessing द एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग हाईएस्ट। यानी कि सबसे हाईएस्ट है, इसका आप क्वालिटी बता रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म। सिमिलरली द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलरली आप क्या बता रहे हो? प्रेजेंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर है एक देश के, इंडिया के। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आर सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म। अभी नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म क्या हो जाता है ये भी देख लेते हैं। सो अभी देखो, A non-significant singular term is one which refer to a singular object without implying any attribute or quality peculiar to it। यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर टर्म वो होते हैं जिसमें सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो बट उसमें कोई भी क्वालिटीज़ की बात ना हो रहा है, कोई भी एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही हो। जैसे कि गुवाहाटी, राम, जॉन, लंदन एसेट्रा। इनमें एक जगह है, एक सिंगुलर है बट कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है कि गुवाहाटी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, राम अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, जॉन कैसा है, लंदन कैसा है, कुछ भी बात नहीं हो रहा है, बस एक सिंगुलर चीज़ है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। ए टर्म विच कैन बी अप्लाइड इन द सेम सेंस टू एनी वन ऑफ एन indefinite number of objects which resemble one another in certain essential qualities is called general term. A term stand for a class. For example, man, book, table,
ट्री, स्टूडेंट एसेट्रा। तो जनरल टर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें आप बता सकते हो बहुत सारे लोगों के मतलब कि सेम ही आप बताओगे। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारा सिमिलरिटीज़ होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, बुक, टेबल, ट्री, ये सब। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म्स क्या होता है। ए टर्म व्हिच हैज़ बोथ डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन इज कॉल्ड ए कॉनोटेटिव टर्म। एक टर्म जिसमें दोनों कॉनोटेशन और डिनोटेशन हो उसको हम बोलते हैं कॉनोटेटिव टर्म। इन अदर वर्ड्स ए कॉनोटेटिव टर्म डिनोट्स थिंग्स एज वेल एज कॉनोट्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि दोनों डिनोट भी करता है और क्वालिटीज़ भी बताता है। फॉर एग्जांपल मैन, ट्रायंगल, कलर एसेट्रा। जैसे कि मैन में क्या है, ऑल मैन आप बता सकते हो, फिर उसका क्वालिटी क्या बता सकते हो, आपका रैशनैलिटी, फिर एनिमलिटी। वैसे ही ट्रायंगल में भी ऑल ट्रायंगल आ सकता है। सो इसलिए जिस टर्म में दोनों डिनोटेशन और कॉनोटेशन हो उसको हम बोलते हैं कॉनोटेटिव टर्म। और डिनोटेटिव टर्म क्या होता है, वैसे टर्म जिसमें एक हो, चाहे कॉनोटेशन या फिर डिनोटेशन कोई भी एक। ए टर्म विच इज़ आइदर डिनोटेशन और कॉनोटेशन बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड नॉन कॉनोटेटिव टर्म। ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ एक हो, डिनोटेशन या फिर कॉनोटेशन, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉनोटेटिव टर्म। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, जॉन, गुवाहाटी, वाइटनेस, ऑनेस्टी एसेट्रा। जॉन आपका क्या हो गया, जॉन आपका हो गया डिनोटेशन, गुवाहाटी हो गया आपका डिनोटेशन, वाइटनेस हो गया आपका कॉनोटेशन, ऑनेस्टी हो गया आपका कॉनोटेशन। दोनों नहीं है बट एक है, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉनोटेटिव टर्म। तो अभी हम समझते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स क्या होता है। एन एब्सोल्यूट टर्म इज़ वन हुज मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर टर्म, यानी कि वो टर्म जिसका मीनिंग हम किसी दूसरे टर्म के हेल्प के बिना ही समझ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, ट्री, फ्लावर, पेन एसेट्रा। और रिलेटिव टर्म क्या होता है, वैसा टर्म जिसको हम बिना दूसरे टर्म के मदद के नहीं समझ सकते, जैसे कि टीचर, फादर, हस्बैंड एसेट्रा। द टर्म टीचर इज़ ए रिलेटिव बिकॉज to understand its meaning we have to depend on the term student. Similarly, the term father and husband are relative because to understand their meaning we have to depend on their co-relative जैसे कि child, wife. So रिलेटिव टर्म गो इन पेयर लाइक टीचर, स्टूडेंट, फादर, चिल्ड्रन। तो जो रिलेटिव टर्म है वो हमेशा पेयर में ही रहते हैं, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट्स, हस्बैंड और वाइफ, फिर आपका फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर। ठीक है, समझ गए ना पूरा। अभी हमने ख़त्म कर लिया है अपना चैप्टर अच्छी तरह से एक ही वीडियो में। सो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं, अच्छे से समझा के दूं, एक्सरसाइज का नोट, फिर आपका डिफ़ाइन, ये सब, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप टेलीग्राम में जाओगे वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ़ सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय।